क्या शिवाजी भी मुद्दा बनेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि हम्म। रत्नागिरी में जो हुआ, जी। मालवण में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, और गिरने के बाद उसके जो टुकड़ों की तस्वीरें आई, तब पता चला कि वो अंदर से पूरी तरह खोखले थे। अजित पवार 70 सीट मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये बहाना बताकर बाहर निकलेंगे और थर्ड फ्रंट खोलने की कोशिश करेंगे, जिसमें जिसमें हो सकता है कि अजित पवार प्रकाश अंबेडकर के साथ और राज ठाकरे मनसे के जो है उनके साथ एक तीसरी फ्रंट बनाए, और वोट कटुआ की ही भूमिका इसेंशियली वो निभाएंगे। जो कुछ हुआ है पिछले 2.5 साल में, उसमें देवेंद्र फडणवीस की प्रतिमा इतनी बदनाम हुई है कि और ये ब्राह्मण्यवादी मनुवादी मानसिकता ने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को कितने निचले स्तर पर लाके रखा, ये अभी एक बहुत अक्रॉस द स्टेट फैला हुआ नैरेटिव बन चुका है, और उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर वो प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए एकनाथ शिंदे का सहारा लेंगे। सबका मानना ये है कि अजित पवार कम से कम 70 सीट्स पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र असेंबली में 288 कुल सीटें हैं। अब 288 में से बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर 260 सीटों पे दावा कर रहे हैं। हल्का सा दाहिने निरंजन जी, हल्का, बस 1 इंच, थोड़ा आप कट रहे हैं से। हाँ, बस 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 बस। वो वीडियो तो काफी चला और काफी लोग किसी को लगाइए कमेंट में जो है ना, हाँ। वो कई लोग किताब मंगवाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो कोई आदमी बैठ के कमेंट में वो कॉन्टैक्ट नंबर हाँ। वगैरह डाल दे। तो बहुत लोगों ने, हाँ। आपने देखा भी, जो 60,000 से ज्यादा ने देखा है लोग। हाँ, मैं देखा वो हम्म। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। हाँ, एक आध दिन और उस पर करते हैं। तो आज महाराष्ट्र पे ही विशेष रखेंगे आज, हाँ, चलेगा। है ना? ठीक है ना? हाँ, हाँ। वो वैसे अमेज़न पे महाराष्ट्र, हिंदी किताब है। अच्छा है। तो कि एक हुँ। आदमी बैठ के अगर उसमें कुछ कमेंट वगैरह डाल देगा ना, तो ठीक रहेगा। हाँ, करता हूँ। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा सूबा, 48 लोकसभा की सीटें, बंबई देश की आर्थिक राजधानी। अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न हुआ और अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी। वहां मराठा आंदोलन को लेकर भी, मराठा आरक्षण को लेकर भी एक आंदोलन है महाराष्ट्र में, और सियासी हलचल तेज है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने तोड़ फोड़ किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, तो महायुति बनी बीजेपी की। लेकिन क्या महायुति में सब ठीक ठाक है कि अंदर सीएम डिप्टी सीएम के बीच एक टकराव भी है? महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति, बहुत ही राजनीतिक हलचल का केंद्र रहा है, इस एपिसोड में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ निरंजन टकले साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। इनकी किताब पर हमने चर्चा की थी, आपने खूब देखा और लंबा देखा, और पूरे महाराष्ट्र में घूमते रहते हैं। तो इनसे जरा समझते हैं कि महाराष्ट्र का मिजाज क्या है। स्वागत है निरंजन जी। जी, गुड इवनिंग। धन्यवाद। गुड इवनिंग। जी सर। जी बताएं, देखिए, महाराष्ट्र का मिजाज। महाराष्ट्र में एक तो बात ऐसी है कि जैसे सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुछ महीने पहले भोपाल में संबोधित करते हुए महाराष्ट्र हम्म। के 70,000 करोड़ के घोटाले के बारे में बोला था। हम्म। 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम जो आरोप अजित पवार पे है, उसके बारे में बोला था। और ये कुछ 27 तारीख को उन्होंने बोला, और 2 तारीख को अजित पवार भाजपा के साथ आ गए, और उन्हीं अजित पवार के हाथों में महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबियां दी थी। उन्हें महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो जी। 70,000 करोड़ के चोर के हाथ में तिजोरी की चाबियां दे दी नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। तो जी। और भाजपा पिछले 10 साल से इस इरिगेशन स्कैम के बारे में बहुत बोलती आ रही है। बहुत उन्होंने बहुत कड़ी टिप्पणी की है। देवेंद्र फडणवीस तो इस हद तक गए थे
कि चक्की पिसवाऊंगा अजित पवार से, इस तरह से उन्होंने बात की थी। लेकिन अब उन्हीं अजित पवार के साथ उनको सत्ता में शामिल होना पड़ा कुछ साल पहले। अभी लोकसभा चुनाव में उसका असर ये हुआ कि भाजपा के ही लोगों को और संघ के लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि जिसके ऊपर इतनी गाली गलौज की, इतने आरोप किए, उसी अजित पवार के साथ बगल में आप जाके बैठ गए, उसको ही गोद में ले लिया और सिर्फ लिया नहीं, उसके हाथ में तिजोरी की चाबी दे दी। और इसका असर लोकसभा चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिला कि भाजपा के मतलब जो मतदाता है वो अजित पवार की पार्टी को वोट करने के लिए निकले ही नहीं, गए ही नहीं। इतना बुरा हाल हुआ कि अजित पवार की अपनी बीबी खुद बारामती, जो उनका गढ़ माना जाता है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी तरह से हार गई। 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो हार गई। और बारामती असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो अजित पवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे वो 47,000 वोट से पीछे रह गए। उनकी वाइफ पीछे रह गई, सुनेत्रा पवार। तो तब से ये एक मतलब चर्चा भाजपा और संघ परिवार में शुरू हो गई कि विधानसभा चुनाव अगर लड़ने हैं तो अजित पवार को दरकिनार करना होगा। और इसी के चलते उन्होंने एकनाथ शिंदे को ज्यादा मतलब अहमियत देना और ज्यादा ताकत देना शुरू किया। जो हमने देखा कि अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जो स्कीम अनाउंस की थी लाडली बहना की, लाड़की बहन नाम से, उसको अपोज किया था फाइनेंस सेक्रेटरी ने कि इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ हम नहीं ले सकते। इसके बाद लाडला भाई ये भी अनाउंस किया, लाडली बहन को 1500 रुपए, लाडले भाई अगर डिप्लोमा होल्डर होंगे तो 8,000, 12वीं अगर होंगे तो 8,000 रुपया, डिप्लोमा होल्डर होंगे तो 10,000, ग्रेजुएट्स होंगे तो 15,000, इतना पैसा उनको दिया जाएगा, ये कहा। फिर एक तीर्थ यात्रा योजना लाई कि महाराष्ट्र में जिसको भी तीर्थ यात्रा पे जाना है उसके लिए 20,000 रुपया खर्च किया जाएगा और 1 करोड़ लोगों को उसका फायदा देंगे। मतलब 20,000 करोड़ उसके लिए, 46,000 करोड़ लाडली बहना के लिए, उस उतनी ही रकम लाडले भाई के लिए। और हद ये हो गई कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया, राज्य माता कह के ऑर्डिनेंस निकाला और हर गाय को, और महाराष्ट्र में जितनी गाय हैं हर गाय को 1,500 रुपया दिया जाएगा गाय के लिए 1 महीने का। मतलब गाय, एक पशु और औरत, बहन लाडली, ये दोनों को एक लेवल पे लाके रखा। और इस किस्म के ये जो रेवड़िया है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शंस रहे हर एक को। उन्होंने भी जानबूझ के लिए, क्योंकि अजित पवार भी अपनी न्यूसेंस पावर दिखाना चाहते थे। अभी ये हाल है कि कैबिनेट मीटिंग में 10 मिनट के भीतर अजित पवार गुस्से से निकल गए वहां से। बाहर निकल, अंदर उनकी बहुत बड़ी बहस हुई, ऐसा कहा जाता है। जो सूत्र है सरकार में, उन्होंने ये कहा है। लेकिन अजित पवार ने ये कहा कि मुझे दोपहर मेरा एक प्रोग्राम था लातूर डिस्ट्रिक्ट में, उदगीर में, तो मुझे वहां जाना था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, इसके लिए मैं जल्दी वहां से निकल के आया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के पार्टी ने रखी थी। तो अभी पूरा सबका मानना यह है कि अजित पवार कम से कम 70 सीट्स पर अड़े हुए। महाराष्ट्र असेंबली में 288 कुल सीटें हैं। अब 288 में से बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर 260 सीटों पे दावा कर रहे हैं। अब तो बचेंगी 20-22 सीट्स अजित पवार की पार्टी के लिए, और अजित पवार चाहते हैं कि उनको 70 सीटें मिले। हालांकि लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी का सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आया, सुनील तटकरे, कोकन से वो भी जीत के आए। तो ऐसी सूरत में इतनी 70 सीटें अजित पवार को देना नामुमकिन है, और इसलिए अजित पवार 70 सीट मुझे नहीं मिल रहे हैं ये बहाना बताकर बाहर निकलेंगे और थर्ड फ्रंट खोलने की कोशिश करेंगे, जिसमें हो सकता है कि अजित पवार प्रकाश अंबेडकर के साथ और राज ठाकरे मनसे के जो है उनके साथ एक तीसरी फ्रंट बनाए और
वोट कटुआ की ही भूमिका इसेंशियली वो निभाएंगे। तो वो इसलिए घर बहुत घर जी जी घर वापसी की योजना नहीं, कुछ संभावना दिखाई दे रही है? सीनियर नहीं पवार साहब। जी सीनियर पवार साहब का नेचर ऐसा है कि वो अजीत पवार को अभी पॉलिटिकली पूरा खत्म करेंगे। अच्छा। अजीत अजीत हम्म। पवार के साथ जितने वो लोग हैं जो अपनी बल पे चुन के आ सकते हैं, उन सभी को लेंगे। लेकिन अजीत पवार के साथ जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से हम्म। किसी को भी नहीं लिया जाएगा और उन उन सभी को हराने की पुरजोर कोशिश और ताकत शरद पवार लगाएंगे ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और हम्म। आखिरकार शरद पवार भी ये चाहेंगे कि उनकी बेटी का पॉलिटिकल फ्यूचर ये वो सिक्योर बेहतर। पहले करे। तो और ऐसी सूरत में वही होगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि अजीत पवार सर्वेस कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में हम्म। कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए सेफ हो सकती है। उन्होंने बारामती लोकसभा के अंदर आने वाली सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सर्वे किया। बारामती की में किया, भोर में किया, पुरंदर में किया, खड़कवासला में किया, हर जगह पे किया। कर्जत जामखेड़ में उन्होंने सर्वे किया, लेकिन हर जगह का रिपोर्ट यह है कि वो हारेंगे, अजित पवार खुद हारेंगे। इस तरह के सर्वे की रिपोर्ट्स है। तो अभी पूरी तरह से नए एरिया में जाकर लड़ने की अजित पवार कोशिश करेंगे। लेकिन देखना होगा कि वहाँ भी उनके लिए ये चुनाव कितना आसान होता है। लेकिन शरद पवार अजित पवार की घर वापसी अब नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, मतलब साथ ही लड़ेंगे चुनाव? जी देखिए, बीजेपी को जो पूरा महाराष्ट्र में एक मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन चल रहा है, उस जी बैकग्राउंड जी। पे बीजेपी को बहुत ज़रूरत है कि एक पॉपुलर अक्रॉस द महाराष्ट्र जो एक मराठा चेहरा उनके साथ होने की उनकी उन्हें पॉलिटिकली बहुत ज़रूरत है। और वो मराठा चेहरा एकनाथ शिंदे का हो सकता है, क्योंकि एकनाथ हम्म। शिंदे के फैक्शन को पार्लियामेंट चुनाव में काफ़ी सराहनीय यश मिला था। तब अजित पवार फैक्शन के सिर्फ एक चुन के आए, एकनाथ शिंदे के 8 मेंबर ऑफ हम्म। पार्लियामेंट चुन के आए। तो जाहिर है एकनाथ शिंदे ये मराठा फेस बना के, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस है ब्राह्मण कास्ट के, और जो कुछ हुआ है पिछले 2.5 साल में, उसमें देवेंद्र फडणवीस की प्रतिमा इतनी बदनाम हुई है कि और ये ब्राह्मण्यवादी मनुवादी मानसिकता ने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को कितने निचले स्तर पर लाके रखा। ये अभी एक बहुत अक्रॉस द स्टेट फैला हुआ नैरेटिव बन चुका है, और उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर वो प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए एकनाथ शिंदे का सहारा लेंगे वो मेजॉरिटी मराठा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन कहाँ है आजकल? क्या हलचल है? क्या ये आने वाले चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा ये और किस जरूर तरफ डालेगा डालेगा? सर। जी देखिए, मैं भी उनसे मिला था जो इस मराठा आरक्षण के आंदोलन के मनोज, नेता है। क्या नाम है उनका? जरांग मनोज जरांगे। जरांगे पाटिल। तो मैंने ये बात उनको बताई कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% जब केंद्र सरकार ने बढ़ाया, तब केंद्र सरकार ने 102 वी ये संविधान संशोधन किया था, और ये परसेंटेज बढ़ाने के सारे अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिए थे, और वो 50% क्रॉस करके 60% पे गए, 10% ईडब्ल्यूएस को देते हुए। अभी अगर मराठा कम्युनिटी को 16% आरक्षण चाहिए, तो आज की हालत में ये अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। महाराष्ट्र सरकार का जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, वो सिर्फ इतना कह सकता है कि हाँ, मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास है, वाकई में बैकवर्ड सिचुएशन में आ गई है। इतनी ज्यादा से ज्यादा इतना वो कह सकते हैं, लेकिन उनको देना या ना देना ये पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है।
क्योंकि वो खुद संशोधन संविधान में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने करवाया था। तो जी उसकी जी वजह जी से ये बॉल अब भाजपा के कोर्ट में है और भाजपा इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि एक तरफ उनको बैकवर्ड भी नहीं कह सकते। महाराष्ट्र के 288 में से 155 एमएलएस ये हम्म मराठा कम्युनिटी के हैं। मेजॉरिटी चीफ मिनिस्टर्स मराठा कम्युनिटी के रहे हैं, मेजॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर, मेजॉरिटी कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स, मेजॉरिटी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन मिनिस्टर्स ये मराठा कम्युनिटी से आए हैं। उसके बावजूद इस कम्युनिटी को बैकवर्ड कैसे कहे, इस पेशोपेश में भाजपा है। और जब विपक्ष में थे तब भाजपा ने उनको मतलब आग लगाने की कोशिश की थी। अब उसी आग में वो उलझे हुए हैं और भाजपा को पता नहीं इसमें से कैसे निकले। निरंजन जी, अभी अगर चुनाव तो आने ही वाला है, कौन कौन से मुद्दे होंगे? क्या शिवाजी भी मुद्दा बनेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि हम्म रत्नागिरी में जो हुआ, जी मालवण में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया और गिरने के बाद उसके जो टुकड़ों की तस्वीरें आई, तब पता चला कि वो अंदर से पूरी तरह खोखले थे। ब्रॉन्ज का पतरा लगाया था और अंदर से हम्म पूरी तरह से खोखले थे। तो और उसके बाद वो जो उसका जो स्कल्प्टर है, जो शिल्पकार है, हम्म उसका नाम है जयदीप आप्टे। और ये इसेंशियली अपर कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी 1 फीट से बड़ा कोई मूर्ति नहीं बनाई थी। उसने पहली बार ये 35 फीट की मूर्ति बनाने का 2 करोड़ का उसको काम दिया गया। और गिरने के बाद पता चला कि अरे वो तो खोखली थी अंदर से। चीफ मिनिस्टर ने ये कहने की कोशिश की कि 45 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी, तो उसकी वजह, अब ये कोकन में हुआ। अब कोकन में आप भी जानते हो 100 किलोमीटर की स्पीड से पेड़ से नारियल नहीं गिरता है। हम्म और यहाँ 35 फीट का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया। इसके बाद जो चार्जशीट बनाई गई, उस चार्जशीट हम्म में इस जयदीप आप्टे के ऊपर सदोष मनुष्यवध का सेक्शन लगाया गया, कल्पेबल हम्म होमिसाइड। और ये जानबूझकर लगाया गया ताकि वो छूट सके, क्योंकि हम्म किसी भी मनुष्य की मृत्यु तो वहां हुई ही नहीं है। जैसे ही हम्म उसे कोर्ट में हाजिर किया, तुरंत उसके वकील ने बोला कि किस मनुष्य की हत्या हुई है या किस मनुष्य का मृत्यु हुआ है। कोर्ट ने कहा किसी मनुष्य का नहीं हुआ, तो बोले इसको जमानत दे दीजिए। 20वें मिनट में वो बाहर आ गया। हम्म तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बहुत रोष है पूरे महाराष्ट्र में, जिस तरह से वो पूरा सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की। किसानों की जो हालत है, 2014 में सोयाबीन फार्मर्स, अभी अभी पूरा सीजन चल रहा है सोयाबीन का। सोयाबीन फार्मर्स को 2014 में जो एमएसपी थी, जो कीमत मिल रही थी, उससे कम 2024 में दी जा रही है, उससे कम दी जा रही है। तो वो एक बहुत बड़ा आक्रोश है और पूरा विदर्भ और मराठवाड़ा ये सोयाबीन फार्मर्स का है, सोयाबीन और कपास। और ये आज उन किसानों की हालत हो गई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होना हम्म और जिस तरह से, जिस स्पीड रफ्तार के साथ किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट पूरी तरह से बंद है। कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जा रहे हैं जितने भी हम्म एम्प्लॉयज लिए जा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स भाजपा के ही है। हम्म भाजपा के विधायक ही कॉन्ट्रैक्टर है, वही कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे और इसमें करोड़ों रुपया कमा रहे। बंबई म्यूनिसिपल, महाराष्ट्र में 21 महानगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी है जहां पिछले 2.5-3 साल से चुनाव नहीं हुए। 2.5-3 साल यहाँ पर प्रशासक है, कोई चुनी हम्म हुई बॉडी वहां पे नहीं है। मुंबई जैसी महानगर पालिका जिसका एनुअल बजट 40,000 करोड़ का है, वहां 2,80,000 करोड़ के टेंडर्स निकाले गए हैं। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 6 दिन पहले, आपको यकीन नहीं होगा, 6 रास्ते 90,000 करोड़ के 6 एक्सप्रेसवेज मंजूर किए गए। 1 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार 273 करोड़ रुपए अदा करेगी। 273 करोड़ फॉर 1 किलोमीटर।
मैं हर जगह महाराष्ट्र में जाके घूम के ये बोल रहा हूँ कि भारत के चांद्रयान को 615 करोड़ लगे थे हम्म चांद पर जाने के लिए, और हम्म 1 किलोमीटर जाने के लिए 273 करोड़ रुपया ये हमारी ही जेब से वसूला जाएगा टोल लगा के। तो ये ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। बदलापुर के स्कूल में जो भाजपा के पदाधिकारी थे उनका भी नाम आप्टे था, और हम्म उस बदलापुर के स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। आज तक वो स्कूल चलाने वाला आप्टे फरार है, आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। ये इनके पास पेगासस है, इनके पास पूरी सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी है। हम्म पॉलिटिशियंस पे सर्विलेंस करते हैं, हम जैसे जर्नलिस्ट पर सर्विलेंस करते हैं, उस आप्टे के ऊपर क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये महिलाओं के बदलापुर का इंसिडेंस जिस दिन हुआ, उसके दूसरे दिन रत्नागिरी में 19 साल की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। उसके दूसरे दिन नासिक में 5 साल की लड़की के साथ हुआ। उसके दूसरे दिन 70 साल के बूढ़ी औरत के साथ लातूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, औसा में। तो ये इतना भयंकर मुद्दा बन गया है महिलाओं की सुरक्षा का। अभी 2 दिन पहले, परसों, महाराष्ट्र में एक बहुत मतलब रिस्पेक्टेड सीनियर एडिटर रहे हैं ज्ञानेश महाराव, जो चित्रलेखा नाम के पत्रिका का संपादन करते थे। कई दशकों तक वो उसके संपादक रहे, और उनकी पूरी पत्रकारिता का सारे दशक ये लोगों का प्रबोधन करना, लोगों को एजुकेट करना, हम्म लोगों में विवेक की बुद्धि जागृत करना, इसके लिए उनकी पूरी पत्रकारिता की पूरी कारकिर्द उनकी रही। उनके ऊपर बीजेपी के मुंबई के एक नेता ने जाकर धमकियां देकर औरतों के साथ वहां पे गया था, और उनसे माफी मंगवाई जबरदस्ती। 70 साल की उम्र है उनकी। तो महाराष्ट्र में आज जितने भी लिबरल रैशनल लोग हैं, और इसका अगला कदम क्या होता है ये महाराष्ट्र ने देखा है। दाभोलकर और पानसरे की हत्या महाराष्ट्र में हुई है, तो आज ज्ञानेश महाराव को धमकाने की कोशिश हो रही है, कल किसी को भी हो सकती है। तो हम्म ये जो पूरा एक प्रोग्रेसिव सेक्शन है, ये पूरा गुस्से में है, और उस आदमी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है जिसने धमकाया, वीडियो बनाया, वायरल किया। तो ये चुनाव बिल्कुल भाजपा के लिए आसान नहीं है। वो मतलब हरियाणा के नतीजे आने के बाद वो भाजपा के और संघ के कार्यकर्ता इस मतलब मूड में है जैसे उन्होंने महाराष्ट्र जीत लिया, लेकिन महाराष्ट्र इतना आसान नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली हरियाणा के बाद जो है ना, जो इंडिया ब्लॉक में कई लोगों ने सवाल भी उठाए, अरविंद केजरीवाल ने उठाया, अखिलेश यादव ने भी उठाए। क्या इस रिजल्ट का इम्पैक्ट इंडिया गठबंधन जो अलायंस है वो महाराष्ट्र में कुछ पड़ेगा गठबंधन में, कि सब ठीक ठाक स्मूथली हो जाएगा? नहीं, महाराष्ट्र में स्मूथली होगा। देखिए उस हरियाणा के नतीजों का असर ये होगा कि जो गलतियां हुई होगी वहां पे, हम्म उनको दोहराया नहीं जाएगा महाराष्ट्र में। उसमें जो भी बदलाव करना है, जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, मिसाल के तौर हम्म पे हरियाणा में मुझे पता नहीं, लेकिन हर बूथ का फॉर्म 17C इमीडिएट काउंट होने के बाद साइन करके लेना चाहिए। वो 17C का फॉर्म हरियाणा में लिया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लोकसभा महाराष्ट्र में ये किया जाएगा। लोकसभा तो चुनाव में इसके हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था कि कम जी, से कम जो पोलिंग एजेंट है 17C वो फॉर्म ले, लेकिन पता नहीं हरियाणा में हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ, चलिए, तो बहुत बढ़िया, शानदार जी। जी, जी। तो अभी जी महाराष्ट्र बताएं में कुछ। ये तीनों हम्म पार्टियां अपनी पोलिंग वर्कर्स जो है, पोलिंग बूथ कमिटीज है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स ले रही है, अच्छा अच्छा। तीनों पार्टियां, और उनको हम्म ट्रेन कर रही है कि क्या कौन से कागज लेने हैं, कौन से मतलब अभी देखिए, मशीन पर काउंट होने के बाद वो जो पोलिंग ऑफिसर है वो आंकड़े पढ़ता है, और ये पोलिंग एजेंट लिख लेते हैं, लेकिन हम्म उसने जो आंकड़े पढ़े, वही उसने उसके कागज में लिखे या नहीं, ये पता नहीं होता। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो जी जी। इस किस्म की पूरी ट्रेनिंग ये पोलिंग एजेंट्स की अब महाराष्ट्र में हो रही है। चलिए, और बहुत बहुत शानदार बातचीत। और दोस्तों, निरंजन साहब हैं, बहुत स्पष्ट और बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन के साथ बोलते हैं।
एक आध बार अभी इनकी किताब पे चर्चा और करूंगा। फिलहाल ये महाराष्ट्र विशेष था, महाराष्ट्र का मिजाज कैसा है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया निरंजन। थैंक यू।